ओके। तो अब बात कर रहे हैं आज हम लोग सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल का इंट्रोडक्शन कल हो गया था। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ और पोटेंशियल, उनके बारे में डिस्कशन हो गया था हमारा लास्ट क्लास में। आज हम लोग बात करते हैं सेल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सेल कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे ये डिस्क्लोज होगा, कैसे ये स्टडी करेगा, क्या इसका मीनिंग है, कैसे हमने इसको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम इसको दो तरीके से यूज करेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दो होंगे। तो अगर हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को रीड करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा। देखो, मान लीजिए एक सेल ये है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरा सेल यहाँ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे करके हमने एन सेल कनेक्ट कर लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका सेल अगर E1 है, ये R है। ठीक है, अच्छा, सबका पहले मैं ना दो कंडीशन ले लेता हूं कि जब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ईएमएफ ऑफ ऑल सेल इज सेम, ऑल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, तो ई आर ई आर ई आर, इस तरीके से ये सब निकल जाएगा। ठीक है ना, ई आर ई और आर, इसको यहां लिखते हैं, थोड़ा बात क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सीरीज में पहले बात को समझो, लिखवाऊंगा मैं, तसल्ली से लिखवाऊंगा, पहले समझ लो बात को। सीरीज में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल, कैपेसिटर में, रजिस्टर में भी। तो यहां पर क्या होगा भाई, सबका पोटेंशियल ऐड ऑन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सेल की टर्मिनल पोटेंशियल इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये थी ना इक्वेशन। हाँ, तो अब जब यहां पर हम लोग इसमें देखेंगे तो जो टोटल टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो होगा टोटल ईएमएफ के ई नेट के बराबर। तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट कितना आएगा, सभी का ईएमएफ एड ऑन होगा, E1 E2 E3 अप टू En। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, Ne ई नेट। ठीक है, सिंपली अगर मैं आर नेट निकालू, इंटरनल रेजिस्टेंस जो नेट होगा, R1 R2 Rn अप टू n तक जोड़ दिया, तो आर नेट कितना आएगा, n इंटू आर। तो भाई ये तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा Ne माइनस आई एन आर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप लोग इसको ले लोगे, जो भी इसकी वैल्यू निकल के लाओगे। ठीक है ना, सभी को ऐड ऑन कर दो, सभी की वैल्यू उसमें डाल दो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक सीरीज का सिंप्लीफाइड सा वर्जन आएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब यहां पर देखो भाई, ये तो हो गया पोटेंशियल की बात, आपने लिख ली। अब करंट क्या था हमारे पास, करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला था हमारे पास ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ, टोटल ईएमएफ क्या आएगा, Ne अपॉन आर प्लस एन आर, ये कंडीशन आ जाएगी करंट के लिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देखो, अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले के अनुसार, यहां पर ऐसे लिखते हो, अगर मैं कहता हूं कि आर बहुत छोटा है एन आर के कंपैरेटिव, आर क्या है
बहुत छोटा है एनआर। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो अब इसकी कंडीशन है, ध्यान दे ले इधर, नहीं तो आगे आ जा। हाँ इधर आ जा, तू फोन को आग लगा बस। तो ये हो गया। अब अगर ये कंडीशन है तो इसको हेलो, अरे भाई थोड़ी देर रुक, मैं अभी रिकॉर्डिंग पे हूं, क्लास में हूं। ठीक है, ओके, तुम्हारे लिए कॉल छोड़ दी मैंने। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है, एनआर से छोटी है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने सर्किट कनेक्ट कर रखा है उसका रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से कम है, तो आर नेग्लिजिबल। तो क्या हो जाएगा, आर नेग्लिजिबल। और अगर आर नेग्लिजिबल हो गया तो अब उस केस में करंट की वैल्यू हो जाएगी एन अपॉन एन आर। सही बात है। अब टोटल नंबर ऑफ सेल तो हटा दो, ये एन से एन काट दो, ये सिमिलर टू ई बाय आर, तो करंट इक्विवेलेंट बाय वन सेल, करंट इक्विवेलेंट बाय वन सेल। दिस कॉम्बिनेशन इज यूजलेस, दिस कॉम्बिनेशन इज यूजलेस। क्योंकि अब तुम बोलोगे सर फिर ये क्या पढ़ाया आपने। मैंने आपको ये बताया है कि अगर सारे सेल हैं उन सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और वो सीरीज में कनेक्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल रेजिस्टेंस जो बना है उससे बहुत छोटी वैल्यू बन रही है, तो हम लोग सीरीज का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, यूजलेस बन गया, ये कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करने वाले नहीं है क्योंकि कोई इसमें फायदा हमारे को नहीं मिलने वाला। क्योंकि एक बात बताओ यार, जब आप चार सेल लगा रहे हो और करंट एक के बराबर ही आ रहा है तो फिर फायदा क्या चार कनेक्ट करने का, एक ही लगा लो, हो गया ना यूजलेस कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ पूरा लिखना है यार, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, क्या बात कर रहा है तू। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर अब यहां पर आर सेकंड कंडीशन में देखो, अगर बाहर का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है तो उस केस में जो वैल्यू होगी एन ई अपॉन आर प्लस एन आर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर प्लस एन आर है ये सिमिलर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर आ गया, आ गया या नहीं आ गया। अरे भाई अगर ये आर इससे बड़ा है तो ये वाली वैल्यू है, मान लीजिए कि 800 ओम, ये है 2 ओम, तो रिलेटिवली तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई ना 800 के आगे। समझ में आ गई बात है। तो अब मुझे एक बात समझाओ कि अगर मैं 800 में 2 को जोड़ लूंगा तो कोई बहुत ज्यादा सा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको आर प्लस एन आर को सिमिलर आर ही मान लेंगे क्योंकि 802 में और 800 में तो कोई फर्क आया नहीं है। अगर फर्क नहीं आया है तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, एन ई बाय आर। हो गई क्या नहीं हो गई, क्लियर है। और अगर हो गई तो सो दिस इज फॉर मैक्सिमम करंट कंडीशन, मैक्सिमम करंट कंडीशन। ठीक है, यानी कि इसको लगाने का बेनिफिट कब है, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करने का बेनिफिट कब है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या लिखना है इसको, व्हेन R is much greater than NR, series combination is used। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी में अगली एक कंडीशन में लेके आता हूं, देखो
अब ये तो वो कंडीशन थी जब हमारे सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सबके सेम थे। अब मान लीजिए सेल अलग अलग लगा रहे हो आप, ठीक है ना, तो दूसरा क्या होगा, जब हमारे पास, जब मान लीजिए कि अब इसमें कंडीशन 2 लेके आए आप लोग, क्या लेके आए, कंडीशन 2 क्या है, मान लीजिए एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल है उसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। हमारे पास 2 सेल है, 2 सेल हैं ये और ये, कहाँ कनेक्ट करे गए हैं, सीरीज में। कैसे, ऐसे, ये हो गया, तो E1 R1 E2 R2, ये हो गया E1 R1 E2 R2। क्लियर है। अगर ऐसा है तो भाई अब देखो, मैं पोटेंशियल की वैल्यू, ये पॉइंट को आप x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्स जेड क्या बनेगा, पोटेंशियल अक्रॉस एक्स वाई प्लस पोटेंशियल अक्रॉस वाई जेड, दोनों को एड ऑन करेंगे तभी बनेगा ना। अब एक्स वाई का पोटेंशियल क्या बनेगा, लॉजिकली सोच के देखो, वी एक्स वाई का पोटेंशियल क्या बनेगा, E1 माइनस आई R1, सही है। और इसी तरीके से वी वाई जेड क्या बनेगा, E2 माइनस आई R2, ठीक है, दोनों को जोड़ दो क्योंकि जोड़ने ही है, तो E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2, ये हो गया वी एक्स जेड। तो यानी कि इसको मैं इन जनरल लिखूं तो E1 प्लस E2 ऐसे लिख दिया, माइनस कॉमन ले दिया, R1 प्लस R2 ऐसे ले दिया, तो ये हो गया E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट, और ये हो गया V, ये हो गया V। बात समझ में आ गई। और इसमें से E इक्वलेंट क्या है, जो इक्वलेंट ईएमएफ आया वो उन दोनों के सम के बराबर आया, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्वलेंट क्या आया, वो भी उनके सम के बराबर आया, ठीक है। क्लियर, लिखो इसको, लिख लिया। ठीक है, अब लिखो, तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज यूज्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज यूज्ड is used when an increased voltage
और लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, एन इंक्रीज वोल्टेज और लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। क्योंकि देखो, ये देखो बच्चों, हमारी ईएमएफ ऐड ऑन हो रही है, तो अगर मान लीजिए मुझे 12 वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में लगा लूंगा, तो 12 वोल्ट मिल गया मुझे। तो जो आपकी बैटरी होती है ना, क्या होती है आपकी बैटरी, वो बैटरी में जो इंटरनली जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? सीरीज में। इसीलिए एक बैटरी या एक सेल 12 वोल्ट का बनाना या 18 वोल्ट का एक सेल बनाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, 1.5 वोल्ट का 2 वोल्ट का सेल बनता है, उनको सीरीज में जोड़ लेते, वो एक बैटरी बन जाती है। बात समझ में आ गई? ये फैक्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। कभी भी, क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, ज्योमेट्रिकल रीजन भी होते हैं। यार इतनी बड़ी बड़ी प्लेट बनाओगे, उसके अंदर इतना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, अब इस टेबल के जितने साइज की अगर तुम एक सेल बना लोगे, उसको उठा के कौन लेके जाएगा? सोच के देखो ना, इकोनॉमिक फैक्टर भी तो है। क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द टाइम ये सेल है तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोड है यानी कि मेटल प्लेट कह लीजिए आप, और इलेक्ट्रोलाइट है, इकोनॉमिक पर्पस भी है। लिखो दूसरा, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जल्दी से लिखो भाई, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, then series combination is used because it maximize the current। ये देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है ना, टू मैक्सिमाइज द करंट इन द सर्किट। यहां भी लिखा है मैंने, व्हेन आर ग्रेटर देन, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो तो दोनों भाषा लिख दी मैंने। मैथमेटिकली ये लिखा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ज्यादा बड़ा हो, और मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखवाया है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बातें आपके दिमाग में जा रही है। एग्जामिनर किसी भी वे से क्वेश्चन पूछ ले, आपके पास उस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्लियर है? क्लैरिटी मिल गई? अब तो कोई डाउट नहीं बचा ना? सही है, ओके। तो ये हमारा फैक्ट बन गया, किसको लेकर के? सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करके। तीसरा पॉइंट भी लिख लो, चलो ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर हायर पावर एप्लियंस। फॉर हाई पावर एप्लियंस, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वेयर। हाँ, तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वेयर अपॉन R, ठीक है। तो अगर हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ा दें तो पावर ज्यादा मिलेगी, है ना। तो अगर हमें पावर ज्यादा चाहिए तो हम लोग कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? तो ये जितने भी फैक्टर मैं बता रहा हूं ना आपको, ये एनईपी के फैक्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपसे यही चाहती है, इस प्रकार की नॉलेज चाहती है आपसे, कि आपको ये पता हो कि सेल सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किस प्रकार से यूज करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां कहां यूज करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि कहां यूज करना है? हाँ, कि ज्यादा पावर नहीं, आप ये याद कर लो कि जब हमें ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए, हाँ, जब सर्किट को ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देंगे। लिख लो इस बात को हिंदी में, ठीक है। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन की डिसएडवांटेज भी होंगी कुछ ना कुछ, तो लिखो डिसएडवांटेज।
इसके नुकसान क्या है? नुकसान भी तो पता होने चाहिए। डिसएडवांटेज, यार देखो, अब सीरीज में सेल लगे हैं, एक सेल से करंट दूसरे सेल से होके गुजरेगा, गुजरेगा नहीं? अगर एक सेल बीच में खराब हो गया तो पूरा कॉम्बिनेशन खराब है ना। तो सर्किट में अगर मान लीजिए आपके 4 सेल लगे हैं और 4 सीरीज में लगाए हैं और एक सेल खराब हो गया तो क्या होगा? तो चारों के चारों खराब हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये फैक्टर भी आप लोगों को याद रखना है। तो अब इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखना भी है। हाँ भाई, है अभी बताएंगे तेरे को। रिमोट में डिपेंड करता है कि किस तरीके से है। कुछ रिमोट होते हैं जो कि सीरीज में यूज करते हैं, कुछ पैरेलल में यूज करते हैं, जिसमें दोनों सेल लंबाई में लगे, एक सेल लगाया और इसके पीछे दूसरा लगाया तो सीरीज में है, और जिसमें दोनों उल्टे करके लगा रहे हो है। हाँ, अब यार वो तो डिपेंड है ना, तो उसमें आप लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन को ही यूज करोगे है। बस ऐसे नहीं, एक ऐसे और फिर एक ऐसे। हाँ, वो तो अरेंजमेंट बना दिया ना तूने, तार तो निकाल ले कैसे। अब रिमोट अगर उतना लंबा नहीं है तो रिमोट भी तो इतने से आने लग गए। फिर मिक्स कॉम्बिनेशन भी यूज होता है यार, ठीक है। चलो अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, तो डिसएडवांटेज में पहले तो वो लिख लो ना कि इफ वन ऑफ द सेल डाई आउट, if one of the one of the cell die out or fail, the entire circuit break down and no current flow through it, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, the total internal resistance in the series combination increases, due to which it put the limit on मैक्सिमाइजेशन ऑफ करंट या मैक्सिमाइज ऑफ करंट, ठीक है। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है सीरीज में, तो करंट की मैक्सिमम जो वैल्यू हमें चाहिए उसके ऊपर लिमिट लग गई, वो तो इतना इजीली नहीं बन पाएगा ना। तो ये इसके दो एडवांटेज, दो मेन आपके डिसएडवांटेज इस तरीके से होते हैं, ठीक है भाई। अब हमें चाहिए भैया करंट कैपेसिटी बढ़ानी है या कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल के, तो दूसरा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, आपको पता ही है कि अगर सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दो सेम टर्मिनल पे, ठीक है, ऐसे करके ये हमने कनेक्ट कर लिया, और इससे आप लोग क्या कनेक्ट कर लो, अबे गधे सार बैटरी से ही तो कनेक्ट हो, तो पड़ी बैटरी रहा है तो तेरे को समझ नहीं आ रहा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेगा। तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है।
लग रहा है ना? हाँ। अब ये m रो है, तो कितनी रो है? क्योंकि पिछले वाले में मैंने n लिया था, इस बार मैं m ले रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये भी ई आर आ गया। ठीक, तो बताओ करंट की वैल्यू क्या बनेगी? अब पोटेंशियल तो इसमें इसी को हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। लेकिन अब जो आप देखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1/R इक्वलेंट 1/R1 1/R2 अप टू 1/R एम रो हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो कितने हो गया? आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? R/M, क्योंकि ये तो इज इक्वल टू M/R हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस तो मेरे सारे बराबर हैं, R1 R2 सब R हैं, तो M/R आ गया। पैरेलल के रेजिस्टेंस 1/R 1/R 1/R, तो अगर तूने M रो कनेक्ट करी हैं तो M/R आ गया सारे कनेक्ट करने के बाद। हो गई क्या नहीं? तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? R/M। ओके, तो EMF टोटल तो E ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में है। पोटेंशियल तो क्या रहता है? सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, ये याद रखने की बात है। ये फॉर्मूला लग गया। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा? R इक्वलेंट R/M प्लस R, तो ये रह गया E अपॉन R प्लस MR, और ये M यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? ME अपॉन R प्लस क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आ गई ना बात? तो इस तरीके से हम लोग अब इसको सोचेंगे। अब इसको सोचने में देखना क्या है यार, देख लो, अब इसकी आप स्पेशल कंडीशन निकालो। स्पेशल कंडीशन निकालो, तो पहली कंडीशन क्या है? अगर R बाहर के रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सर्किट के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल, ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ME अपॉन R। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए इफेक्टिव कॉम्बिनेशन क्या है? ये इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। दूसरे में क्या हो सकता है कि अगर R बहुत बड़ा है तो भैया ये छोटे वाला R कामयाब, तो ME अपॉन MR इक्वल्स टू E/R, खत्म बात। ये हमारे किसी काम का नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ME अपॉन M से M कट गया, तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल आ गया। तो फायदा क्या है? जब अगर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा जो है बहुत कम है, यानी कि अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी बहुत हाई अगर हो गई, तो उसके केस में हम क्या करेंगे? पैरेलल को यूज नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब पिछले उस सीरीज वाले में पढ़ के देखो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, है ना? हाँ, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सीरीज यूज करेंगे, पैरेलल यूज नहीं करेंगे। लिख लो इस बात को, सही है ना बात? क्लैरिटी मिल गई?
ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें लगाते हैं कि अगर अलग अलग सेल के, अब इसमें ये तो एक कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कब थी? जब सभी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेके आता हूं जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब जो डेरिवेशन करा रहा हूं वो पेपर में कई बार आती है, और ये जो कंडीशन मैंने बताई थी इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब समझ में आया दोनों का अंतर क्या है? क्या है दोनों का अंतर? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सीरीज का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, चलिएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे करके एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है। R है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इस ब्रांच से करंट I1 आएगा, इस ब्रांच से करंट I2 आएगा, और यहां टोटल करंट I जाएगा इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, दोनों का अलग अलग ईएमएफ है और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस केस में जो टोटल करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा। I की वैल्यू क्या होती है? E माइनस वी बाय आर। सही बात है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 माइनस वी बाय R1, और I2 की वैल्यू I1 और I2 बन गए, दोनों का ऐड ऑन कर दो। ठीक है, दोनों का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जो करंट में सर्किट आ जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस वी बाय, अब बड़े ध्यान से देखना, इसको पहले समझ लो। E1 माइनस वी प्लस R1 प्लस E2 माइनस वी बाय R2। ठीक है, एक एक बात पर ध्यान दो, पूरी डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी। E1 बाय R1 माइनस वी बाय E1 बाय R1 माइनस वी बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। सो दैट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाय R2। ये हो गया, माइनस V ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या हो गया? करंट की वैल्यू। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, रीअरेंज करके डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। सही है, माइनस इस करंट को इधर लाएंगे। अब देखो, इमेजिन करो, इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, ये एज इट इज यहां चला गया, प्लस हो गया, ये इधर आ गया, माइनस हो गया, तो यहां पर माइनस आई आ गया। लेकिन ये जो मल्टीपल में था, यहां आके तो ये डिवाइड आएगा, तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है तू कि ये हो जाएगा सर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा V। लॉजिक क्लियर हो गया? तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया एक डेरिवेशन, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन सेल कॉम्बिनेशन, जो कि पेपर में भी आती है। इंपॉर्टेंट लिख दो इसके ऊपर। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया?
अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो, तो अब देखो बच्चों कि जब हमारे पास सेल का, यार एक बार ये बच्चों के भी तो मैसेज आने लग गए, 2 मिनट लेट होते हैं ना। रुक जाओ यार इनके एक बार। यार ये इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ भाई तुम टाइम से आ जाया करो, ये क्लास ओवरलैप हो जाए ना, फिर दिक्कत हो जाती है। चलो लिखो। अब देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल, लिखो ना। इधर देख रहा है बोला हाँ कुछ मैं कह रहा हूं लिखो, और फिर आसमान में, यहाँ तारे जमीन पे हैं? हाँ बस तो फिर लिख। ठीक है। हाँ तो क्या लिखा तूने? हाँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज इज मेंटेन्ड, द वोल्टेज इज मेंटेन्ड बिकॉज because because if all cell if all cell of same EMF are used, if all cell of same EMF are used and a maximum value, ये टू बंद होगा ही नहीं यार, and a more value, maximum नहीं, and a more value of current is required, and a more value of current is required than given by a single cell, then given by a single cell, parallel combination is used। यानी कि बात समझ आई कि आपको अगर मान लीजिए एक सेल है 2 वोल्ट का, अगर वो आपको 0.5 एम्पियर करंट दे रहा है, कितना दे रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है 0.9 या 1 एम्पियर करंट, और आपको पोटेंशियल चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट का ही, तो आप अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो पोटेंशियल तो 2 वोल्ट ही मिलेगा, तो करंट की वैल्यू एड ऑन हो जाएगी। तो 0.5 और 0.5 1 एम्पियर करंट दे देगा आपको सेम पोटेंशियल पे। तो जब आपको सेम पोटेंशियल पे ज्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल लगाएंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा लिखो, जल्दी लिख यार, यहाँ हॉटलाइन पर भी मामला चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अभी तो। ये यूट्यूब वाले देख रहे हैं ना, बोले क्लास में क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, है अलग ही सीन चल रहा है इनका। भाई क्या बताऊं, फंस जाते हैं कई बार हम भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो, टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। यार ठीक है, क्यों? टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। लिखना, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। सारा ज्ञान याद नहीं रहेगा तुझे। When internal resistance is greater than external resistance, when internal resistance of cells, when internal resistance of cells is greater than external resistance, parallel combination is used। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, घट जाएगा ना सबका। हाँ इसलिए, ठीक है। और भाई दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए, एक और फैक्टर आपको मैं अभी बता दूं,
चलिएगा। ठीक है। तो हाँ, पैरेलल में एक और थी यार, क्या बात बता रहा था मैं। हाँ, पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन और था कि अगर मान लो कि एक सेल खराब हो जाए, इनमें से अगर कोई भी अगर एक सेल खराब हो जाए, तो मान लीजिए कि अब इसका पोटेंशियल नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी भी वे से, कोई भी रीजन, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी डिफेक्ट आ सकता है सेल में। तो अगर वो इफेक्ट आ गया, तो मान लीजिए सेल काम का, तो बाकी तो सारे काम करते रहेंगे ना। तो पोटेंशियल तो हमें कांस्टेंट चाहिए, वो तो एक से ही चाहिए, तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो उस केस में अगर हमारी टॉलरेंस सर्किट में अवेलेबल हो ना, जैसे कि अगर हमारी, क्योंकि कभी भी है ना 1 एम्पियर डॉट नहीं चाहिए, हमें चाहिए करंट रेंज में, कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट है 0.8 एम्पियर से लेके 1.2 एम्पियर। तो अगर करंट 1.2 पे हमने कर दिया, एक सेल खराब हो गया, अगर अब हमारा सर्किट 1 एम्पियर करंट दे रहा है, फिर एक सेल और खराब हो गया, अब हमारा करंट आ गया 0.9, तो इवन देन हमारा सर्किट चलता रहेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन सीरीज में क्या है कि अगर एक सेल बीच में डैमेज हो गया, तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है। अगर एक सेल खराब हो जाए तो करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ना, आप देख लेना, एनईपी इन्हीं पे बात करती है आजकल। ठीक है, वो बच्चे, वो जो वो नीट वाले ग्रुप में आए थे बच्चे, तो भाई मैं, वो मेरे से बोले कि सर कौन सी बुक ये वो सब, हम तो इतना सारा ताम जाम उठा के लाए हैं। मैंने कहा यार देखो, मैं तो ये किताब है, इसके अलावा तो मैं कोई बहुत ज़्यादा सा विश्वास करता नहीं, मुझे मानना है जो इसको कर ले वो काफ़ी है। मैं कहा 1000-1500 रुपये की एक किताब है, 1 साल की है। मैं कहा भाई, आज तक मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज तक एक ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला जो इस पूरी किताब को सॉल्व कर जाए, जिसने कर ली हो। देखो, एडवांस का क्वेश्चन बैंक है, हर चैप्टर में 40 सवाल हैं। तुम, नीट भी है, जेईई मेंस भी है, और आजकल आ क्या रहा है, जो जो नीट में सबसे टफ क्वेश्चन आए थे वो तो एडवांस से ही थे। बात ही खत्म। ठीक है ना, तो चीजें वही हैं। एनीवे, अब बात करते हैं यार, 4:10 हो गए, चलो चलते हैं। ओके, अरे भाई, तो गुड बाय। आज हमारी क्लास थोड़ी सी अब्रप्टली थोड़ी बंद हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने अपना टॉपिक खत्म कर दिया है। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप एक मैसेज कर सकते हैं। हालांकि व्यू हमारे 5 साथ ही आ रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बताते हुए भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा यार। ठीक है, आज मैंने है ना